राइट। ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो ये जानना चाहता है कि हमारा समाज जिसकी लाठी उसकी भैंस वाले जंगल राज से कैसे बचता है। तो चलिए बुनियादी कंसेप्ट से शुरुआत करते हैं। हाँ, आखिर ये पोजेशन है क्या? मतलब रोटी, कपड़ा और मकान हमारी सबसे बेसिक जरूरतें हैं। बिल्कुल। लेकिन जब बात कानूनी की आती है तो ये कब्जा इतना पेचीदा क्यों हो जाता है? इसे समझने के लिए मैं सीधा टेक्स्ट से वो महत्वपूर्ण लाइन पढ़ती हूँ जहां से ये पूरा विचार जन्म लेता है। प्लीज पढ़िए। टेक्स्ट कहता है, few relationships are as vital to man as that of possession। मतलब पोजेशन इंसान के लिए बहुत वाइटल है। हाँ, और आगे लिखा है, and we may expect any system of law, however primitive, to provide rules for its protection। राइट। Human life and human society, as we know them, would be impossible without the use and consumption of material things। यानी इंसान और भौतिक चीजों के बीच का जो रिश्ता है उसके बिना समाज की कल्पना ही नहीं की जा सकती। Exactly। खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए। और उनका इस्तेमाल करने के लिए हमें उन पर कब्जा करना ही पड़ता है। एकदम सही। और इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए टेक्स्ट में एक बहुत ही सटीक स्थिति की कल्पना की गई है। क्या है वो? मैं एग्जैक्ट लाइन पढ़ती हूँ। इफ अ मैन कुड नेवर बी श्योर दैट द फूड बिफोर हिम, द कोट ऑन हिज बैक एंड द टूल इन हिज हैंड will not be snatched from him by his neighbor, then obviously life in society would be completely impracticable। सोचकर ही डर लगता है। मतलब अगर कानून इस बात की गारंटी नहीं देगा कि जो खाना मेरी प्लेट में है वो मेरा ही रहेगा, तो कोई भी पड़ोसी आकर उसे छीन लेगा। फिर तो समाज में हर वक्त सिर्फ हिंसा और अराजकता ही बचेगी। और यही वजह है कि कानून को बीच में आना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पोजेशन एक एब्स्ट्रैक्ट विचार है। एब्स्ट्रैक्ट कैसे? मतलब आप मेज या कुर्सी की तरह पोजेशन को छू कर नहीं कह सकते कि ये पोजेशन है। राइट। इसीलिए कानून इसे पोजेशन इन फैक्ट यानी वास्तविक कब्जे के रूप में डिफाइन करने की कोशिश करता है। ओके। तो टेक्स्ट इस बारे में क्या कहता है? टेक्स्ट स्पष्ट रूप से कहता है, थिंग्स नॉट इन एनी वे अमीनेबल टू ह्यूमन कंट्रोल कैन नॉट फॉर्म द सब्जेक्ट मैटर ऑफ पोजेशन। अमीनेबल टू ह्यूमन कंट्रोल। हाँ, और उदाहरण भी दिया है। A man cannot be said to possess, for example, the sun, the moon or the stars। I mean, ये तो ऑब्वियस है। जिस चीज पर इंसान का कोई कंट्रोल ही नहीं हो सकता, जैसे सूरज या चांद, उन पर कब्जा करने का दावा करना बेवकूफी है। बिल्कुल। कंट्रोल होना सबसे पहली शर्त है। राइट। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। टेक्स्ट ये भी साफ करता है कि कंटिन्यूअस कंट्रोल यानी लगातार नियंत्रण जरूरी नहीं है। लगातार कंट्रोल जरूरी नहीं है मतलब मान लीजिए आपने ठंड से बचने के लिए पहना हुआ कोट उतारकर कुर्सी पर रख दिया। ओके। और आप सो गए, तब भी कानूनी और व्यवहारिक तौर पर आप उस कोट के पोजेशन में हैं। क्योंकि मेरा उस पर नियंत्रण अभी भी है, भले ही मैं उसे छू नहीं रहा हूं। एग्जैक्टली। और इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर काम करता है, दूसरों को बाहर रखने की शक्ति। पावर ऑफ एक्सक्लूडिंग अदर्स। हाँ, टेक्स्ट एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। मान लीजिए एक आदमी एक रेगिस्तान वाले आइलैंड पर अकेला फंसा है। ओके, अकेला है। अगर वो कोई मछली पकड़ता है तो ये कहना थोड़ा अजीब है कि उसका उस मछली पर कब्जा है। अजीब क्यों है? क्योंकि वहाँ कोई दूसरा इंसान है ही नहीं जिसे वो उस मछली को लेने से रोक सके। ओह, तो समाज का होना जरूरी है। कब्जा हमेशा दूसरों के खिलाफ होता है। बिल्कुल। What's fascinating here is कि मशहूर जूरिस्ट सालमन ने इस वास्तविक कब्जे को दो बहुत ही खास तत्वों में बांटा है। कॉर्पस पोसेशनिस्ट और एनिमस पोसिडेंडी, है ना? जी हाँ। पहला है कॉर्पस पोसेशनिस्ट, जिसका मतलब है चीज पर आपका फिजिकल पावर। राइट। और दूसरा तत्व है एनिमस पोसिडेंडी, यानी उस चीज को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करने का आपका इरादा। इंटेंशन। चलिए इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। Sure। मान लीजिए मैं एक मूवी थिएटर में हूँ, मुझे पॉपकॉर्न लेने जाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी सीट कोई और ना ले, तो मैं अपनी जैकेट उतारकर उस सीट पर रख देता हूँ। ओके। अब यहाँ मेरी जैकेट कॉर्पस पोसिडेंडी का काम कर रही है, फिजिकल पावर का, और मेरा ये स्पष्ट इरादा है कि वो सीट मेरी है, ये मेरा एनिमस है। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। आपने दोनों तत्वों को बिल्कुल सही तरीके से जोड़ दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ मेरे दिमाग में एक क्रिटिकल सवाल आ रहा है। क्या सवाल है? अगर कब्जे के लिए इरादा यानी एनिमस होना इतना ही जरूरी है, तो क्या एक नवजात शिशु या फिर कोमा में गया कोई व्यक्ति किसी चीज को पजेस कर सकता है? उनके पास तो ऐसा कोई सचेत इरादा बनाने की मानसिक क्षमता ही नहीं होती। ये एक बहुत ही गहरा पॉइंट है। तो क्या कानून उनसे उनकी प्रॉपर्टी का कब्जा छीन लेगा?
आपका ये सवाल सीधा उस बिंदु पर वार करता है जहां साधारण भाषा और कानूनी भाषा के रास्ते अलग हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, आम बोलचाल में ये समझाना मुश्किल है कि एक कोमा में गए व्यक्ति का उसकी घड़ी पर कब्जा कैसे हो सकता है। राइट। लेकिन कानून न्याय की रक्षा के लिए काम करता है। इसीलिए जब पोजेशन इनफैक्ट काम नहीं आता तो कानून एक नया रास्ता निकालता है। और शायद यही वो जगह है जहां से पोजेशन इन लॉ यानी कानूनी कब्जा और कंस्ट्रक्टिव पोजेशन की शुरुआत होती है। बिल्कुल सही। मैं टेक्स्ट की वो एग्जैक्ट लाइन पढ़ती हूँ जो इस बदलाव को समझाती है। हाँ, पढ़िए। But when a system of law allows possessory rights and remedies to persons not in actual possession, यानी कई बार जो व्यक्ति असल में कब्जेदार नहीं होता, कानून की नजरों में उसे कब्जेदार मान लिया जाता है। एग्जैक्टली। इसे ही कंस्ट्रक्टिव पोजेशन कहते हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कानून ने अपनी सुविधा के लिए हकीकत को ही मोड़ दिया हो। ऐसा करना जरूरी था। और इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण हमें पुराने इंग्लिश लॉ ऑफ लार्सनी यानी चोरी के कानून में मिलता है। अरे हाँ, वो डिसऑनेस्ट बेली वाला कॉन्सेप्ट। इसे बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, ये मुझे हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। तो मैं इसे ब्रेक डाउन करती हूँ। पुराने कॉमन लॉ में अगर आप किसी सामान ले जाने वाले व्यक्ति को, जिसे बेली कहते हैं, ओके, बेली, उसे एक बंद बक्सा ट्रांसपोर्ट करने के लिए देते थे, तो कानून मानता था कि उस पूरे बक्से का कानूनी पोजेशन उस बेली के पास है। राइट। अब अगर वो बेली बेईमान हो जाए और पूरे का पूरा बक्सा चुराकर भाग जाए, तो क्या वो चोरी नहीं है? पुराने कानून के हिसाब से उसे लार्सनी नहीं माना जाता था। क्या? लेकिन वो तो मेरा सामान लेकर भाग गया। ये तो सरासर अन्याय है। क्योंकि चोरी की परिभाषा थी किसी और के कब्जे से सामान लेना। और चूंकि बक्सा तो पहले से उसी के कब्जे में था, तो वो खुद से कैसे चोरी कर सकता है? ओह, टेक्निकली स्पीकिंग। हाँ, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, व्यापारियों का भारी नुकसान होने लगा। इसलिए अदालतों ने एक नया नियम निकाला जिसे ब्रेकिंग बल्क कहा गया। आखिर ये ब्रेकिंग बल्क क्या बला है? नियम ये था कि अगर वो बेली उस बंद बक्से को खोलता है और उसके अंदर से सामान निकालता है, तो ये माना जाएगा कि उसने उस अंदर के सामान पर पहली बार अपना कब्जा किया है। अच्छा। और चूंकि ये असली मालिक की मर्जी के खिलाफ है, इसलिए अब ये चोरी है। वाह, मतलब अपराधी को सजा देने के लिए अदालत ने पोजेशन की एक पूरी नई थ्योरी ही गढ़ दी। पूरा बक्सा चुराना चोरी नहीं है, लेकिन बक्सा खोलकर सामान चुराना चोरी है। अमेजिंग। बिल्कुल। और इसी तरह का एक क्लासिक केस है मैरी वर्सेस ग्रीन का। अच्छा, उसमें क्या हुआ था? 1847 का केस है। एक आदमी ने नीलामी में एक पुराना ब्यूरो खरीदा, एक तरह का कैबिनेट। ओके। उस ब्यूरो के अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर था जिसमें कुछ बहुत कीमती गहने रखे हुए थे। ओहो। मजे की बात ये थी कि ना तो बेचने वाले को उन गहनों के बारे में पता था और ना ही खरीदने वाले को। तो फिर विवाद किस बात का हुआ? विवाद तब हुआ जब खरीदने वाले ने बाद में उस गुप्त दराज को खोजा, गहने देखे और उन्हें अपने पास रख लिया। टेक्स्ट इस पर एग्जैक्टली कहता है, द डिलीवरी does not acquire legal possession of them until he discovers them. मतलब जब तक वो उन्हें खोज नहीं लेता उसका कब्जा नहीं है। हाँ, and that if at this stage he decides dishonestly to misappropriate them, he accordingly becomes guilty of larceny. I see. मतलब जब उसने कैबिनेट खरीदा तो उसका कब्जा सिर्फ उस लकड़ी के कैबिनेट पर था। राइट। गहनों पर उसका कब्जा तब तक नहीं हुआ जब तक उसने उन्हें खोज नहीं लिया। और जिस माइक्रो सेकंड में उसने गहनों को देखा, अगर उसी पल उसके मन में बेईमानी आ गई, एग्जैक्टली, तो वो चोरी का दोषी बन गया। बहुत ही बारीक लाइन है ये। इसी तरह का एक और बहुत मशहूर केस है आर.वी. रायली का। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक व्यक्ति अपनी भेड़ों को चराकर वापस ले जा रहा था और गलती से बिना जाने किसी और की एक भेड़ भी उसकी भेड़ों के झुंड में मिल गई। तो क्या अनजाने में किसी और की भेड़ ले जाना भी चोरी है? नहीं, शुरुआत में यह सिर्फ एक अनजाने में हुआ अतिचार था, ट्रेसपास था। ओके। लेकिन जब उसे घर पहुंचकर पता चला कि ये भेड़ उसकी नहीं है और फिर भी उसने उसे वापस करने के बजाय रख लिया, तो उसका इंटेंशन बदल गया। हाँ, तब कानून ने माना कि उसी क्षण एनिमस बदल गया और वो कार्य चोरी में तब्दील हो गया। ये तो बात हुई मूवेबल चीजों की, लेकिन अगर कोई चीज जमीन के अंदर गड़ी हो तो उसका कब्जा किसका होगा? एक्सको और साउथ स्टैफर्डशायर वाटर कंपनी वी शार्मन। इनका निचोड़ क्या है? इन दोनों केसेस का निचोड़ ये है कि जो व्यक्ति जमीन का मालिक है या जिसका उस जमीन पर कब्जा है,
उसका उस जमीन से जुड़ी या उसमें दबी हुई हर चीज पर कब्जा माना जाएगा। भले ही इस जमीन के मालिक को ये पता भी ना हो कि जमीन के नीचे क्या छुपा है। बिल्कुल, भले ही उसे पता ना हो। यहाँ मुझे वो गोल्फ बॉल वाला केस याद आ रहा है। हाँ। हिबर्ट वर्सेस मकीरनन। उसमें भी तो कुछ ऐसा ही अजीब फैसला था। अरे हाँ, इस केस में गोल्फ कोर्स पर खेलने वालों की कुछ गोल्फ बॉल्स खो जाती थीं और वे उन्हें वहीं छोड़ जाते थे। कुछ बाहरी लोग छुपकर आते और उन बॉल्स को उठा ले जाते। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उन छोड़ी गई गोल्फ बॉल्स पर गोल्फ क्लब के सेक्रेटरी और मेंबर्स का कब्जा था। लेकिन कैसे? क्लब वालों को तो पता भी नहीं था कि कौन सी बॉल कहाँ गिरी है। उनके पास फिजिकल कंट्रोल कैसे हो सकता है? क्योंकि क्लब के पास एक सामान्य इरादा था, जनरल इंटेंशन। उनका इरादा उस पूरी जमीन से बाहरी लोगों को बाहर रखने का था। राइट। और इसी इरादे ने उन्हें उन अनजान गोल्फ बॉल्स का कानूनी कब्जेदार बना दिया। ये तो बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। लेकिन क्या पब्लिक और प्राइवेट स्पेस में ये नियम बदल जाता है? हाँ, बिल्कुल बदलता है। मान लीजिए मुझे किसी दुकान के फर्श पर पैसे मिलते हैं, तो क्या वो पैसे दुकानदार के होंगे? ये एक बहुत ही शानदार तुलना है जो टेक्स्ट में ब्रिजेस वर्सेस हाउकर्सवर्थ और हैना वर्सेस पील के केसेस के जरिए की गई है। तो ब्रिजेस केस में क्या था? ब्रिजेस वर्सेस हाउकर्सवर्थ में एक ग्राहक को दुकान के फर्श पर कुछ पैसे मिले। कोर्ट ने कहा कि चूंकि दुकान का फर्श एक पब्लिक हिस्सा है जहां कोई भी आ जा सकता है, इसलिए दुकानदार का उन पैसों पर कोई सामान्य कब्जा नहीं था। पैसे पाने वाले का कब्जा माना गया। और हैना वर्सेस पील में, है ना? पील में एक सैनिक को एक ऐसे घर में एक कीमती ब्रूच मिला जिसे सेना ने कब्जे में ले रखा था। ओके। उस घर का असली मालिक कभी उस घर में रहा ही नहीं था। कोर्ट ने पैसे पाने वाले सैनिक के हक में फैसला दिया। बहुत इंटरेस्टिंग। यहाँ एक बात बताइए, अगर मुझे सड़क पर किसी का बटुआ मिलता है और कोई दूसरा आदमी आकर मुझसे वो छीनने की कोशिश करे, तो क्या मैं उसे रोक सकता हूँ? आपका मतलब है कि बटुआ आपका भी तो नहीं है? हाँ, आखिरकार वो बटुआ मेरा भी तो नहीं है। यहीं पर कानून एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को खारिज करता है जिसे जस्ट डर्टी कहते हैं। जस्ट डर्टी? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी तीसरे व्यक्ति का अधिकार, थर्ड पार्टी राइट। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, अगर आप सड़क पर बटुआ पाते हैं तो असल मालिक को छोड़कर पूरी दुनिया के खिलाफ आपका अधिकार सबसे मजबूत है। अरे वाह! जो आदमी आपसे बटुआ छीन रहा है वो कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकता कि ये बटुआ तो आपका भी नहीं है, किसी तीसरे का है, इसलिए मैं इसे ले सकता हूँ। यानी कानून साफ कहता है कि जो पहले कब्जे में है, प्रायर पोजेशन, वही जीतेगा। बिल्कुल। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अभी तक हमने बात की कि जब चीज सीधे हमारे पास हो, राइट। लेकिन जब हम कोई चीज किसी और को दे देते हैं, जैसे अपने नौकर को या किसी किराएदार को, तब क्या होता है? क्या एक ही चीज पर एक ही समय में दो लोगों का कब्जा हो सकता है? ये हमें पोजेशन के एक नए आयाम में ले जाता है, इमीडिएट और मीडिएट कब्जा, प्रत्यक्ष और परोक्ष कब्जा। हाँ, टेक्स्ट की एग्जैक्ट लाइन इस बात को बहुत सफाई से रखती है। इन लॉ, one person may possess a thing for and on account of someone else. और इसके साथ ही एक बहुत मशहूर लैटिन मैक्सिम का जिक्र है, plures endem rem in solidum possidere non possunt। रुकिए, इस भारी भरकम लैटिन लाइन का सीधा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि दो लोग एक ही समय में एक ही चीज को पूरी तरह से इन सॉलिडम पोजेस नहीं कर सकते। ओके। यह सिविल लॉ का एक बहुत सख्त नियम है, लेकिन व्यवहारिक दुनिया को चलाने के लिए कानून मीडिएट पोजेशन को मान्यता देता है। इसके कितने प्रकार हैं? टेक्स्ट इसके 3 प्रकार बताता है। पहला, एजेंट या नौकर के जरिए। अगर आपका नौकर बाजार जाकर आपके लिए कोई औजार खरीदता है, तो औजार नौकर के हाथ में है, इमीडिएट कब्जा? हाँ, लेकिन कानूनन मीडिएट कब्जा आपका है। और दूसरा प्रकार? दूसरा, किराएदार या उधारकर्ता के जरिए, जो आपके श्रेष्ठ अधिकार को मानता है और मांगने पर चीज लौटाने को तैयार है। और तीसरा? तीसरा है बेली, या जब आप किसी के पास अपनी कोई चीज गिरवी रखते हैं। मैं इसे एक बहुत ही आम एनालॉजी से जोड़कर देखता हूँ। जैसे एक किराए का घर, जो मकान मालिक है वो उस घर में नहीं रह रहा, लेकिन उसके पास घर का मीडिएट पोजीशन है। राइट। जबकि किराएदार जो असल में वहां रह रहा है, उस घर का इमीडिएट पोजीशन उसके पास है। बिल्कुल। अगर कोई बाहरी व्यक्ति घर की खिड़की तोड़ता है तो किराएदार भी उस पर केस कर सकता है, क्योंकि उसका इमीडिएट कब्जा है। बिल्कुल सटीक उदाहरण है, और अदालतें भी इसी तरह सोचती हैं। इसमें टेक्स्ट में हेग बी वेस्ट का केस है, जिसमें स्पष्ट कहा गया है कि किसी भी कानूनी अधिकार का दावा करने के लिए
मीडिएट पोजेशन उतना ही मजबूत है जितना कि इमीडिएट पोजेशन। और वो जो एल्मोर वी स्टोन और मार्विन वी वॉलेस के केसेस हैं, वो भी इसी डिलीवरी और मीडिएट पोजेशन के अलग-अलग पहलुओं को सपोर्ट करते हैं। अच्छा, और जहां तक उस लैटिन नियम की बात थी कि दो लोग एक चीज पर कब्जा नहीं कर सकते, प्रैक्टिकल दुनिया में उसका एक बड़ा अपवाद है जिसे कॉम्पेसियो कहते हैं, यानी जॉइंट पोजेशन। जैसे जॉइंट बैंक अकाउंट। एग्जैक्टली, या किसी प्रॉपर्टी के सह मालिक, जहां दो या अधिक लोग एक साथ एक ही चीज पर कॉमन कब्जा रखते हैं। ये तो समझ आ गया कि कब्जा क्या है और किसके पास है, लेकिन अगर मुझे अपना कब्जा किसी और को ट्रांसफर करना हो, तो क्या मुझे हमेशा वो चीज शारीरिक रूप से उठाकर उसे देनी होगी? नहीं, और ये इस टेक्स्ट का एक बहुत ही तकनीकी लेकिन जरूरी हिस्सा है, अधिग्रहण और डिलीवरी। एक्विजिशन और डिलीवरी। टेक्स्ट के अनुसार पोजेशन हासिल करने के मुख्य तौर पर दो तरीके हैं, टेकिंग और डिलीवरी। टेकिंग मतलब बिना पूर्व कब्जेदार की सहमति के लेना, जैसे छीनना। हाँ, और डिलीवरी मतलब सहमति से लेना। लेकिन सबसे दिलचस्प है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के 3 प्रकार, जहां चीज अपनी जगह से हिलती भी नहीं लेकिन कब्जा ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल, मैं टेक्स्ट से इन तीनों की एग्जैक्ट अंग्रेजी परिभाषाएं पढ़ती हूँ। प्लीज। पहला है ट्रेडिशो ब्रेवी मानो। टेक्स्ट कहता है, इट कंसिस्ट्स इन द सरेंडर ऑफ द मीडिएट पोजेशन ऑफ अ थिंग टू हिम हु इज ऑलरेडी इन इमीडिएट पोजेशन ऑफ इट। अगर हम इसे थोड़े आसान शब्दों में कहें, मान लीजिए मैंने आपको अपनी एक किताब पढ़ने के लिए दी है। ओके। इमीडिएट पोजीशन अभी आपके पास है। कुछ दिनों बाद मैं आपसे कहता हूं मुझे पैसे दे दो और वो किताब तुम ही रख लो। अब मुझे आपसे किताब वापस लेकर फिर से आपको हाथ में पकड़ाने की जरूरत नहीं है। बस हमारी सहमति से इमीडिएट पोजीशन भी आपका हो गया। यही ट्रांजिटो ब्रेविमानु है। एकदम सही। अब दूसरा सुनिए जो इसका बिल्कुल उल्टा है, कॉन्स्टिट्यूटम पोजेसोरियम। ओके। टेक्स्ट कहता है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजेशन while the immediate possession remains in the transferor। यानी मैं आपको अपनी कार बेच देता हूं और हम दोनों राजी हो जाते हैं कि वो कार मेरे ही गैराज में आपके नाम से खड़ी रहेगी। राइट। मैंने कार आपको चलाकर नहीं दी, इमीडिएट पोजीशन मेरे पास है, लेकिन कानूनी तौर पर मीडिएट पोजीशन अब आपकी हो गई। बहुत बढ़िया। और तीसरा है अटर्नमेंट। इसमें क्या होता है? टेक्स्ट की लाइन है, दिस इज द ट्रांसफर ऑफ मीडिएट पोजेशन while the immediate possession remains outstanding in some third person। इसका मतलब हुआ कि सामान किसी तीसरे व्यक्ति, मान लीजिए किसी वेयरहाउस या गोदाम वाले के पास रखा है। मैंने वो सामान आपको बेच दिया। अब गोदाम वाला कहता है, ठीक है, आज से मैं ये सामान तुम्हारे नाम पर सुरक्षित रखूंगा। सामान वही का वही है, लेकिन पोजीशन ट्रांसफर हो गया। बिल्कुल। और एक बार जब आपको पोजीशन मिल गया तो उसे बरकरार रखने के लिए, यानी कंटिन्यूएंस के लिए, लगातार उसे मुट्ठी में भींच कर रखना जरूरी नहीं है। मतलब अगर आपकी चाबियों का गुच्छा सड़क पर गिर गया है तब भी कानूनी तौर पर कब्जा आपका ही है, जब तक कि कोई और उसे उठा ना ले। हाँ, या आप खुद अपने मन में ये इरादा ना बना लें कि चलो अब वो गई, मुझे नहीं ढूंढनी। इसे अबैंडनमेंट कहते हैं। अच्छा, अभी तक हमने सिर्फ ऐसी चीजों की बात की जिन्हें हम देख या छू सकते हैं, कार, किताब, गोल्फ बॉल। राइट। क्या कब्जा सिर्फ भौतिक चीजों का ही हो सकता है? नहीं, और यहाँ टेक्स्ट इनकॉर्पोरियल पोजेशन यानी अमूर्त कब्जे की बात करता है। अमूर्त कब्जा। टेक्स्ट बहुत साफ शब्दों में कहता है, इनकॉर्पोरियल पोजेशन इज द कंटिन्यूइंग एक्सरसाइज ऑफ अ क्लेम टू एनीथिंग एल्स। मतलब जो चीजें फिजिकल नहीं है। रोमन लॉ में इसे 2 हिस्सों में बांटा गया था, पोजेशियो कोर्पोरिस यानी भौतिक चीजों का कब्जा। हाँ, और पोजेशियो जूरिस यानी अधिकारों का कब्जा। जर्मन लॉ में भी इसे सेकेंड बिजिट्स और रेक्ट्स बिजिट्स कहकर अलग किया गया है। इसके उदाहरण क्या होंगे? इसका सबसे बड़ा उदाहरण है राइट ऑफ वे, रास्ते का अधिकार, या किसी किताब का कॉपीराइट, या किसी कंपनी का ट्रेडमार्क। राइट। आप ट्रेडमार्क को छू नहीं सकते, लेकिन आप उस पर अपना कब्जा जता सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर अधिकारों का भी कब्जा हो सकता है तो फिर ओनरशिप और पोजेशन में क्या अंतर बचा? अंतर बहुत गहरा है। ओनरशिप एक कानूनी अधिकार है, लीगल राइट, जबकि पोजेशन मुख्य रूप से एक फैक्चुअल रिश्ता है। आप किसी चीज के मालिक हो सकते हैं, लेकिन कब्जा किसी चोर के पास हो सकता है। और एक बात टेक्स्ट स्पष्ट करता है कि कर्ज जैसी ट्रांजिटरी चीजों का कब्जा नहीं हो सकता। कर्ज का कब्जा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कर्ज अदा होते ही वो खत्म हो जाता है, उसे लगातार पोजेस करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे आप रास्ते के अधिकार को रोज इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हम आज के जमाने की डिजिटल एसेट्स या मेरे घर के वाईफाई पासवर्ड को उसी तरह पोजेस कर सकते हैं जैसे किसी भौतिक वस्तु को?
ये आज के कानून की एक बहुत ही आधुनिक बहस है, लेकिन इनकॉर्पोरियल पोजेशन के सिद्धांत के आधार पर हाँ, वाईफाई पासवर्ड या डिजिटल एसेट्स को आप पोजेस कर सकते हैं क्योंकि आपके पास एनिमस है और आप दूसरों को उसे इस्तेमाल करने से रोक सकते हैं। बहुत खूब। अब हम इस टेक्स्ट के सबसे अंतिम और शायद सबसे जबरदस्त हिस्से पर आते हैं, पोजेशनरी रेमेडीज। हाँ, ये बहुत क्रूशल है। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि जब ओनरशिप सबसे बड़ा कानूनी अधिकार है, तो कानून आखिर सिर्फ पोजेशन को इतनी ताकत और इतनी सुरक्षा क्यों देता है? एक लाइन पढ़ती हूँ। हाँ, बताइए। In English law, possession is a good title of right against anyone who cannot show a better. मतलब अगर कोई बेहतर टाइटल नहीं दिखा सकता तो पोजेशन ही सबसे बड़ा अधिकार है। राइट। रोमन कानून से लेकर आज तक कानून दो तरह के मुकदमों में बहुत साफ फर्क करता है, पेटिटोरियम और पोजेसोरियम। पेटिटोरियम जहां ओनरशिप साबित करनी होती है। एग्जैक्टली। और पोजेसोरियम जहां सिर्फ ये साबित करना होता है कि कब्जा किसका था। तो कानून कब्जे को क्यों बचाता है? इसके क्या कारण है? टेक्स्ट में इसके 3 बहुत ही तार्किक कारण दिए गए हैं। जी। मैं उन्हें शब्दशः पढ़ती हूँ। पहला, द इवल्स ऑफ वायलेंट सेल्फ हेल्प आर डीम्ड सो सीरियस दैट इट मस्ट बी डिस्करेज्ड। मतलब हिंसक आत्म सहायता को रोकना। अगर कोई चोर मेरी साइकिल ले जाए और मैं खुद डंडा लेकर उसके घर पहुंच जाऊं साइकिल वापस लाने, तो पूरे समाज में सिर्फ खून खराबा होगा। कानून चाहता है कि आप डंडा उठाने की बजाय अदालत आए। राइट। अदालत पहले ये देखेगी कि शांतिपूर्ण कब्जा किसके पास था और वो चीज उसी को दिलाएगी। बिल्कुल। दूसरा कारण, टेक्स्ट कहता है, A second reason is to be found in the serious imperfections of the early proprietary remedies. मतलब पुरानी कानूनी प्रक्रियाओं में ओनरशिप साबित करना एक बहुत ही धीमा, थका देने वाला और अकुशल काम था। हाँ, और तीसरा कारण, A third reason is the difficulty of the proof of ownership. ये तो बहुत सच है। ओनरशिप का कागज हर चीज के लिए ढूंढना मुश्किल है, लेकिन ये साबित करना बहुत आसान है कि कल तक ये साइकिल मेरे आंगन में खड़ी थी। बिल्कुल। इसीलिए इंग्लिश लॉ ने समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए 3 नियम बनाए। वो 3 नियम क्या है? पहला, पूर्व कब्जा प्रथम दृष्टया सबूत है, prima facie evidence। राइट। इसके लिए एक मैक्सिम है, qui prior est tempore potioris jure। जो समय में पहले है, वो अधिकार में मजबूत है। राइट। दूसरा नियम ये है कि अगर किसी को चुनौती देनी है तो उसे आजादी है कि वो अदालत में बेहतर टाइटल साबित करे, ओनरशिप साबित करे। और तीसरा, जस्ट 30 का खंडन। जैसा हमने पहले बात की थी, कोई ये नहीं कह सकता कि ये प्रॉपर्टी किसी तीसरी की है, इसलिए मैं इसे अपने पास रखूंगा। इसके कुछ अपवाद भी तो है। हाँ, इसके सिर्फ 3 सख्त अपवाद हैं। या तो आप सच्चे मालिक के अधिकार से काम कर रहे हो, या सच्चे मालिक ने आपको ऐसा करने के लिए ऑथराइज किया हो, या आपने प्रॉपर्टी सच्चे मालिक को लौटा दी हो। एग्जैक्टली। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि कानून आखिर पूर्ण सत्य खोजने की बजाय समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने को प्राथमिकता क्यों देता है? क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपनी चीजें वापस लेने के लिए सड़कों पर लड़ने लगेगा, तो वो समाज ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। कानून इसी अराजकता के खिलाफ एक ढाल का काम करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। इस पूरे लंबे और गहरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि कब्जा सिर्फ एक फैक्चुअल हकीकत नहीं है। राइट। ये कानून की नजर में 90% ओनरशिप है। अगर आप शांति से किसी चीज पर कब्जा किए हुए हैं, तो कानून पहले आपकी रक्षा करेगा और कागजात बाद में चेक करेगा कि असली मालिक कौन है। कब्जा भौतिक सच्चाई और कानूनी अधिकारों के बीच का एक बेहद मजबूत पुल है। और यही ज्ञान हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये ज्ञान तय करता है कि रास्ते में पड़ी कोई चीज उठाने पर, किराए के मकान में रहने पर या अपनी कोई चीज किसी को उधार देने पर आपके असल अधिकार क्या हैं। आज हमने भौतिक चीजों और अमूर्त अधिकारों के कब्जे की बात की, कॉर्पस और एनिमस को समझा। लेकिन जाते जाते एक विचार मैं छोड़ना चाहता हूँ। आज हमने देखा कि पोजेशन के लिए फिजिकल कंट्रोल और दूसरों को रोकने की शक्ति कितनी जरूरी है। हाँ। लेकिन कल्पना कीजिए, अगर भविष्य में हमारी सारी प्रॉपर्टी पूरी तरह से मेटावर्स या किसी डिजिटल दुनिया में चली जाए। एक ऐसी दुनिया जहां फिजिकल कंट्रोल नाम की कोई चीज ही ना हो, सब कुछ सिर्फ कोड हो। तो क्या तब ये सदियों पुराना पोजेशन का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? या क्या कानून को पोजेशन का एक बिल्कुल नया डिजिटल आयाम खोजना पड़ेगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। हमारे साथ इस गहरे विश्लेषण में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।